ये कि मैं जयपुर में एक्चुअली अपने पीजी के बाद आया, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। मेरे फादर आर्मी में थे, तो मैं साउथ में कुन्नूर से लेके और ऊपर उधमपुर जम्मू कश्मीर में, और ईस्ट में उड़ीसा से लेके और वेस्ट में लालगढ़ जट्टा तक हर स्कूल में पढ़ लिया। या सर, आज की तारीख में जो हम लोग बच्चों को पढ़ाई की देख रहे हैं, अभी थोड़ा हल्का सा तो फर्क देखा है, बट स्टिल डॉक्टरी पे थोड़ा कम हो गया है बिकॉज आप लोग कहते हैं सर जो MBBS है अब थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं सर। मेरे को ऐसा लगता है कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, पहली बात तो उसी बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए जो कि बिल्कुल पैशनेट हो इस सब्जेक्ट के बारे में। आर्मी में जो रहते हैं कि नहीं मेरा बेटा भी फोर्स में जाए, आर्मी में जाए, एयरफोर्स में, ऐसा नहीं रहा फादर साहब। नहीं, वो चाहते थे, बट इन माई हार्ट आई ऑलवेज न्यू कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा। सर ओवरऑल डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, मतलब हाउ यू स्टार्ट योर डे और करते क्या सर आप, मतलब वंस यू गेट अप इन द मॉर्निंग? बिकॉज देखिए, आप वर्क लाइफ बैलेंस की बातें तब करना चालू करते हैं जब आप वर्क को वर्क की तरह लें। जी, बाकी सर मैंने आपके काफ़ी समय से ना क्लिनिक में बहुत सारे मेडल्स देखे हैं। थोड़ा मैराथन के बारे में बताइए कि ये शौक कब से लगा आपको और क्यों लगा? और एक नहीं, दो नहीं, कई बार शौक के लिए हम 1-2 मैराथन कर लेते हैं। आपने कितनी मैराथन करी है? लेकिन अगर मैं थोड़ा ब्रॉडर टर्म में आपके सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने जोड़ों को हेल्दी रखने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ओके, है ना। इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से छोटा सा एक निमोनिक देना चाहूंगा जो आपके व्यूअर्स हैं। हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं अरविंद और वापस से आज आपको जूम जिंग पे मिलाने लाया हूं एक नई शख्सियत से। जिनसे आज मैं मिलाने वाला हूं वो पेशे से है डॉक्टर, और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई करी वो जयपुर से करी और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बाद में उन्होंने अपनी PG होती है जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, वो करी एम्स से, जहाँ पे उन्होंने मास्टरी करी अपनी ऑर्थोपेडिक्स की। तो जी हाँ, जिनसे मैं आज को मिलाने वाला हूँ उनका नाम है डॉक्टर आदित्य सोरल। डॉक्टर आदित्य सोरल केवल एक डॉक्टर ही नहीं है बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान है, जो मैं कह सकता हूँ कि लोगों को सिर्फ वापस से चलना ही नहीं सिखाते, दौड़ना भी सिखाते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर आदित्य सोरल से। आदित्य सर, थैंक यू सो मच, आप मेरे इस चैनल पे आए। चैनल सर नया है लेकिन हमारी मुलाकात बहुत पुरानी है। ये मेरा सौभाग्य है, आई एम ऑन दिस चैनल। तो आदित्य सर, सबसे शुरुआत यही करते हैं कि यू बिलोंग्स टू जयपुर जी, और आपने अपने जयपुर में जो पढ़ाई करी, स्कूलिंग करी है, वो कहाँ से करी है? सर तो मज़े की बात ये है कि मैं जयपुर में एक्चुअली अपने पीजी के बाद आया, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। मेरे फादर आर्मी में थे, तो हमने 12 साल में 8 स्कूल बदले हैं। तो मैं साउथ में कुन्नूर से लेके और ऊपर उधमपुर जम्मू कश्मीर में, और ईस्ट में उड़ीसा से लेके और वेस्ट में लालगढ़ जट्टा तक हर स्कूल में पढ़ लिया। तो 8 स्कूल में पढ़े घूम घूम के। मैंने 11th और 12th जो अपना फाइनल होता है जो ईयर्स, वो मैंने जयपुर से करी, महेश्वरी पब्लिक स्कूल से। व्हाट अबाउट MBBS? MBBS आई डिड फ्रॉम SMS। मैं 99 में मैंने ज्वाइन किया था। फिर 2005 में मेरा एम्स में सिलेक्शन हुआ, तो फिर मैंने अपना जो ऑर्थोपेडिक्स का पोस्ट ग्रेजुएशन है वो एम्स दिल्ली से किया। तो आपने MBBS किस साल शुरू किया सर? 1999। और ख़त्म कब किया? 2005। ओके, तो मैं अभी सब व्यूअर्स को बताता हूँ, जब आप एम्स के लिए तैयारी कर रहे थे तो मैं जयपुर की तैयारी कर रहा था। अच्छा। और मेरा घर जो है वो आपके इसी क्लिनिक के ठीक सामने है। ओह ओके। तो लेकिन तब मैं आपसे नहीं मिला था और फादर साहब से आपके मिला हुआ था, और आप उसमें पढ़ाई करे, थोड़ा थोड़ा याद है पर पूरा याद नहीं है। बट सी द डिफरेंस, आज वापस से हम और आप सामने बात कर रहे हैं। तो सर एम्स में, तो एम्स की जो परीक्षा होती है, या सर आज की तारीख में जो हम लोग बच्चों को पढ़ाई की देख रहे हैं, पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत प्रेशराइज करते हैं, या अभी थोड़ा हल्का सा तो फर्क देखा है, बट स्टिल फोकस मोर ऑन इंजीनियरिंग। डॉक्टरी पे थोड़ा कम हो गया है बिकॉज ऑफ, लोग कहते हैं सर जो MBBS है अब थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। इज दैट ये फैक्ट है? सी बहुत सारी चीज़ें हैं सर। मेरे को ऐसा लगता है कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, पहली बात तो उसी बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए जो कि बिल्कुल पैशनेट हो इस सब्जेक्ट के बारे में। मैं किस्सा आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है जयपुर की। जी तो उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, एक बार मेरे पास में आई कि साहब मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है। जी ये तब की मेरे ख्याल से 6-7 साल पुरानी बात है। जी एंड शी सेड कि ही इज़ वेरी पैशनेट, ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, बट हम चाहते हैं वो बिजनेस में जाए बिकॉज ऑब्वियसली इतना बाप दादाओं का बिजनेस है। एंड आई जस्ट हैड वन थिंग टू से टू दैट लेडी। आई सेड अगर वो बच्चा पैशनेट है और डॉक्टर बनना चाहता है, प्लीज़ लेट हिम बिकम अ डॉक्टर। बट इशू ये है कि मेडिसिन में टाइम बहुत लगता है सर, है ना। मेरे को 20 साल हो चुके हैं। सो 99 इनफैक्ट 26-27 ईयर्स जब से मैंने MBBS एंटर किया है। ओके। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, और कंसिस्टेंट परसिस्टेंट हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है।
तो सिर्फ ये बात नहीं है कि एमबीबीएस एक्सपेंसिव हो गए इसलिए बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं इसमें, ये बात भी है कि बहुत सारे लोग इतने पेशेंस पे उनमें इतना पेशेंस होता नहीं है कि आपने ज़िंदगी 20-25 साल उसके बाद भी यू आर अ मिडिल लेवल कंसल्टेंट, ओके। यू स्टिल इन दैट जर्नी, सो इट टेक्स टाइम। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सीटें बहुत बढ़ गई हैं। कुछ अच्छे कॉलेजेस की सीटें बढ़ी हैं लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनमें जाने का कोई मतलब नहीं है, और वहीं पे फीस बहुत ज़्यादा भी है। सो इट इज़ एन एरिया, इट इज़ नाउ इन अ जोन ऑफ ट्रांजिशन। मेरे ख्याल से ओके। जो मेडिकल एजुकेशन हमारे देश का है ओके। वो एक ट्रांजिशन के जोन में है। वो एक पर्टिकुलर शेप लेगा मेरे ख्याल से अगले आने वाले डिकेड में, देन थिंग्स विल स्टेबलाइज। बट सर जो आपने एमबीबीएस किया, मेरे को पहले से पता है गोल्ड मेडलिस्ट आप रहे यहाँ पे जी पढ़ाई में बहुत। जी। तो ये आपके फादर भी डॉक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? नहीं नहीं, सो नहीं, मेरे फादर आर्मी में थे। आर्मी में थे। मेरे मामा डॉक्टर थे। ओके। और मैं 5th क्लास से डॉक्टर बनना चाहता था, तो मैं अच्छा, 5वीं तो क्लास में था। आपकी खुद की बहुत इच्छा थी कि आप खुद से डॉक्टरी बिल्कुल करें। बिल्कुल। सो मेरे फादर ने मामा, हाँ सॉरी। या मेरे मामा जो थे वो उस टाइम पे एसएमएस में ही मेडिसिन कर रहे थे। तो मेरी नानी हार्ट की पेशेंट थी, तो एक दिन शाम को मैंने उन्हें बीपी लेते देखा। मैं 5th क्लास में था उस टाइम पे, एंड आई वाज फैसिनेटेड दैट बाय दैट इंस्ट्रूमेंट। जी। तो तब से फिर मैंने धीरे धीरे छुप छुप के उनकी किताबें पढ़नी चालू कर दी जी। थी, तभी से। तो फादर सर आर्मी में थे, तो ऐसा नहीं रहा कि आर्मी आर्मी में जो रहते हैं कि नहीं मेरा बेटा भी फोर्स में जाए, आर्मी में जाए, एयरफोर्स हो जाए, तो ऐसा नहीं रहा फादर साहब नहीं, ने? वो चाहते थे बट कि मैं आपकी आर्मी जो जाऊँ, बट मैं शुरू से ही मैंने उनको ऑप्शन ही नहीं दिया। इनफैक्ट वो ये भी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ। तो इसलिए मैं जब 11th क्लास में आया था तो मैंने मैथ्स और बायो दोनों लिए थे सब्जेक्ट, जी। बट इन माई हार्ट आई ऑलवेज न्यू कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा। हाँ सर, एक क्वेश्चन और था। जो आपने मेडिकल सिनेरियो की बात करी इंडिया की, कई सारे बच्चे सर बाहर पढ़ने जाते हैं, चाहे वो यूएसएसआर के बहुत सारी जगह हैं, चाइना या बांग्लादेश, इवन चाइना में भी जा रहे हैं। तो वहाँ का कुरिकुलम और इंडिया का कुरिकुलम, और वहाँ से आने के बाद कोई परीक्षा देना होती है, उसके जी बाद भी जी एलिजिबल होता है। जी जी। तो वहाँ से डॉक्टरी बनना आसान होता है कि जो इंडिया में कॉलेज, एक तो सर वहाँ प्राइवेट है सारे के सारे, जी, हमारे यहाँ पे प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सरकार, के, बिल्कुल तो बिल्कुल। वाई पीपल आर सेंडिंग किड्स टू सी, बाहर के देशों में? आई थिंक दैट इज ऑल्सो चेंजिंग नाउ। सो एक समय था जब हमारे पास में एक्चुअली काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड मेडिकल सीट्स थी। जी। इनफैक्ट जैसे जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो जयपुर में इकलौता मेडिकल कॉलेज एसएमएस था। ओके। आज की तारीख में जयपुर में अकेले में 7 मेडिकल कॉलेज हैं। सात? सो 7, सो दे 7 रेस्ट मेडिकल ऑफ द कॉलेज, प्राइवेट? they are private and they are also increasing in the next 2-3 years. You will see more medical colleges in the city. और कहाँ नहीं है, सीकर में मेडिकल कॉलेज है, चोमू में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो हर जगह मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो वो सिनेरियो उस टाइम का था जब बाहर ज़्यादा जाते थे, बिकॉज एक तो एग्जाम में सीटें बहुत कम थी एंड ऑब्वियसली कंपटीशन वाज वे मोर टफर। ओके। अब वही चीज़ इंडिया में भी है कि प्राइवेट कॉलेजेस हैव मशरूम्ड एंड फ्लरिश्ड। ओके। जो अच्छी चीज़ ये हुई है दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक अ स्टेप कि साहब देयर शुड बी सम काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ओके। सो जो उनको आने के बाद में एक एग्जिट एग्ज़ाम देना होता है, जी। यहाँ पे इंडिया में पीजी कर सकें, इंडिया में प्रैक्टिस कर सकें, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेलकम चेंज, बिकॉज इन अ वे दैट स्टैंडर्डाइजेज एटलीस्ट द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, ओके। जो हमारे देश में है। या और व्हाट अबाउट एम्स सर? एम्स में लिमिटेड सीट्स होती हैं कि कंपटीशन बहुत टफ होता होगा सर? एम्स में कंपटीशन ऑब्वियसली जब मैंने दिया था तब वो इकलौता एम्स था। सो आई वाज ऑल इंडिया रैंक 3 इन एम्स 2006 सिलेक्शन। अब तो एम्स भी हमारे देश में काफ़ी सारे हैं। सो 7, फिर अब 19 मेरे ख्याल से। देर आर, आई डोंट नो द करेक्ट नंबर बट आई थिंक वी हैव अबाउट 23 ऑड एम्स इन इंडिया नाउ। तो सर आपने जब एमबीबीएस किया, फिर एम्स किया, दिल्ली गए, तो कभी नहीं लगा कि जो आपके प्रोफेशन में होते हैं कि मैं बाहर, फिर सर आपने कुछ स्पेशलाइजेशन भी इसके बाद फेलोशिप्स किए, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर क्या होता है? और खासकर आपने एक और स्पेशलिटी जो मुझे पता है, वो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो बहुत कम ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह करते हैं, उसके बारे में सर सबको बताइए क्या है। सो एक्चुअली देखिए, एम्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही था। आई थिंक दैट वाज वन पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग विच ओपन माय आईज टू द वर्ल्ड। तो जो एम्स के कंसल्टेंट, जैसे आप जानते हैं, दे आर द टॉप टियर कंसल्टेंट्स ऑफ दिस कंट्री। जी। तो हमारे प्रोफेसर थे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंसल्टेंट थे। हमारे Okay. कुछ प्रोफेसर्स थे जिन्होंने, जैसे प्रोफेसर मल्होत्रा, जिन्होंने इस देश का पहला बोन बैंक चालू किया। ओके। उनकी फेलोशिप ब्रिस्बेन में रही ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ इवेंचुअली फिर बाद में मैं फेलोशिप के लिए गया। सो द वर्ल्ड, यू नो, द हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट एट एम्स इज़ अ वेरी प्रोलिफिक डिपार्टमेंट। स्पाइन में बहुत बड़ा नाम था। तो हमने सब उन टॉप लेवल कंसल्टेंट्स को देखा जो उस टाइम पे कटिंग एज काम कर रहे थे।
सो जब आप आई दिल्ली में थे? जब मैं दिल्ली में एज ए रेसिडेंट था, तो वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उस दौरान फिर मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में और स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर में, बिकॉज आई फाउंड दोज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो फिर मैंने उसी में अपना सुपर स्पेशलाइजेशन किया। आई वेंट टू ब्रिस्बेन, मेरी फेलोशिप है उसके अंदर में, ऑस्ट्रेलिया? अंदर ऑस्ट्रेलिया में। एंड देन आई इवेंचुअली डिसाइडेड कि ठीक है, अब मम्मी पापा भी जयपुर में हैं, मेरे इन लॉज भी जयपुर में ही हैं। ओके। तो हमने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया नहीं रुकेंगे, घर चलते हैं वापसी। तो अच्छा। घर वापसी हमारी वहीं से हुई। तो आप वापस जब जयपुर आए तो व्हाट यू ऑप्टेड, अब आपने जयपुर में कैसे अपने करियर को शुरू किया, किक स्टार्ट किया? सो मेरे को ये नहीं पता कि ये फॉर्चुनेट है अनफॉर्चुनेट है, बट जी। मेरे सारे जो लाइफ के डिसीजंस है वो स्पर ऑफ द मोमेंट में ही होते हैं। जी। मैं बहुत ज़्यादा आगे की प्लानिंग जी। करने वाला नहीं हूँ। जी। तो जब मैंने सोचा, मैं ऑस्ट्रेलिया में जब था, तो मेरा वहीं पे रुकने का ख्याल था। मेरी पहली फेलोशिप ब्रिस्बेन में थी, उसके बाद दूसरी फेलोशिप एडिलेड में थी, एंड आई Okay. डिसाइडेड कि वहीं रुकेंगे। साफ हवा पानी अच्छा लगता है। बट वन फाइन डे आई गॉट अप एंड आई सेड इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, बिकॉज अगर Okay. मैं वहाँ कंसल्टेंट बन भी गया, काम भी मैंने बहुत अच्छा कर लिया, मैं अपने देश के लिए किसी काम का नहीं हूँ, अपने खुद के पेरेंट्स के लिए किसी काम का नहीं हूँ। Okay. है ना? सो मेरे दिमाग में एक दिन ये आया कि साहब, क्या फ़ायदा ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने का कि आप अपने खुद के माँ बाप की देखभाल ना कर पाओगे चल के। Okay. तो देन आई सेड, यू नो व्हाट, पैक अप, लेट्स गो बैक होम। तो मेरा कोई बेसिक प्लान नहीं था ऐसे जयपुर आने का। फिर मैं जयपुर आया, उसके अगले साल में मेरा एम्स में सिलेक्शन भी हो गया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। Okay. बट किस्मत में लिखा था जयपुर ही जयपुर। रुकना, जयपुर रुक गए। एंड आई डोंट रिग्रेट दिस ब्यूटीफुल सिटी, आई नेवर रिग्रेटेड दैट Yes, डिसीजन। obviously. लोग अच्छे हैं, जगह अच्छी है, पीसफुल है। So you joined some hospital or you start your own practice? सो आई स्टार्टेड माई ओन क्लिनिक। मेरा क्लिनिक इधर ही था पहले। Okay. और मैं शुरू में 1 साल मालवीय नगर में हॉस्पिटल है रूंगटा, वहाँ पे था। Okay. एंड देन 2013 में आई हैव 14 में मार्च में आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी। आई मेट मिसेस मंजू शर्मा एंड डॉक्टर समीन शर्मा, जो Okay. इटर्नल के प्रमोटर्स हैं। एक्सीलेंट पीपल, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पीपल। Okay. तो उनसे मैं मिला जाके, आई टोल्ड देम दैट दिस इज हु आई एम एंड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, एंड दे डिसाइडेड यस, एंड आई हैव बीन देयर एवर सिंस। 12 साल हो गए मुझे। 12 साल हो गए। इनफैक्ट 12th year running now. अभी सर कितने साल हो गए उस हॉस्पिटल को? So the hospital started in September 2013. मालवीय नगर में है सर 2013. ये? बिल्कुल Veteran मालवीय नगर। hospital. So it is very close to the airport, जवाहर Yes. सर्कल पे है। So 2013 सितंबर में कार्डियोलॉजी और पल्मोनोलॉजी चालू हुआ था इनिशियली। उसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट था वो ऑर्थोपेडिक्स ही था। वो मार्च 2014 में मैंने ही स्टार्ट किया था उधर। ओके। सो तब से हम ओके। यू नो, एंड देन द क्लिनिक यू हैव सीन। ओके। तो सर एक चीज़ और बताइए, हम लोग दूर से देखते हैं, मेरे घर में भी सर मेरी सिस्टर डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट है, हम देखते हैं डॉक्टर लोग बहुत ही ऑक्यूपाइड बहुत होते हैं, एक्सेसिबल नहीं होते, बिजी बहुत रहते हैं। आपके एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि सर एक्सेसिबल तो बहुत होते हैं। व्हेनेवर आई व्हाट्सअप यू, या मेरे बेटे की नहीं इंजरी हुई, तब आपने हमेशा वेलकम किया कि तुरंत जवाब भी दिया। बट सर ओवरऑल डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, मतलब हाउ यू स्टार्ट योर डे, और करते क्या सर आप, मतलब वंस यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो व्हाट इज द डॉक्टर लाइफ? सो आई थिंक, देखिए, अगेन लाइक आई विल कम बैक टू व्हाट आई सेड इनिशियली। डॉक्टर क्योंकि सर हमने कई बार ना सुना है, कई बार बोलते हैं पुलिस वालों से शादियां और डॉक्टर से शादी नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं कई बार कई लोगों से सुनते हैं कि कभी भी कॉल आ जाती है, एग्जैक्टली पेशेंट है तो या इसलिए मैंने शादी के लिए पहले फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ढूंढ ली थी। मेरी बैचमेट ही है, वो भी अच्छा, डॉक्टर ही है, वो भी डॉक्टर है, तो ये वो बहुत प्रॉब्लम अच्छी हमने बात। पहले ही सॉल्व कर दी। वेरी गुड सर। बट देखिए, ऐसे इसीलिए आई स्टार्टेड बाय सेइंग दैट उन्हीं लोगों को डॉक्टर बनना चाहिए और पैशनेट अबाउट इट, राइट? बिकॉज देखिए, आप वर्क लाइफ बैलेंस की बातें तब करना चालू करते हैं जब आप वर्क को वर्क की तरह लेते जी। हैं। आई डोंट कंसिडर दैट एज माई वर्क। इनफैक्ट जो आपने एक्सेसिबिलिटी की बात बोली, देखिए, अगर मैंने किसी पेशेंट को ऑपरेट किया है या मैंने किसी पेशेंट को देखा है, उसको सही जवाब और पूरा जवाब मुझसे ही मिलेगा। एंड इफ आई बिकम इनएक्सेसिबल देन आई एम नॉट ट्रीटिंग माई पेशेंट, है ना? मैंने उनको एक सर्विस दी और मैं गायब हो गया, तो वो तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है। मेडिसिन अनफॉर्चुनेटली कांट बी अ सर्विस लाइक दैट। Okay. It has to be a 24/7 job. And that is what our work-life balance actually is. क्योंकि हमारा वर्क और लाइफ सब साथ ही चल रहा होता है एक साथ। सो बड़ी मोज़ेक सी पिक्चर होती है हमारी। डिनर, अब तो हमारे बच्चों को, 2 मेरी बेटियां हैं, एक 16 साल की, एक 12 साल की, उनको आदत ही पड़ गई है कि मम्मी पापा टेबल पे बैठेंगे तो वो
यही बात चल रही होगी कि इसके घुटने में क्या था, उसके अंदर क्या मिला, इसके एमआरआई में क्या मिला, उन्हें भी वही आदत पड़ गई है अब। अच्छा, तो उनको भी जो हमारी मेडिसिन या मेडिकल की तरफ रुझान है अभी बच्चों को सो आपके? अभी तो थोड़ा अर्ली है। मेरी Okay. बड़ी वाली बेटी ने इंटरेस्ट शो किया है दैट शी Okay. वांट्स टू डू मेडिसिन। Okay. लेट्स सी। So, coming back to the question, how you start your day? सो आई स्टार्ट माई डे वेरी अर्ली, ठीक है। सो आई गेट अप अराउंड 5-5:30। Jogging. फिर हाँ, कुछ समय था जब मैं ट्रायथलॉन कर रहा था, सो आई डिड एन आयरनमैन 70.3 इन 2019। तब तो दिन और भी जल्दी चालू होता था, 2:30 बजे कई बार उठता था मैं सुबह, अगर लंबा रन होता था या लंबी राइड होती थी साइकिल पे। फिलहाल मैं आई एम डूइंग मोर ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो मैं 5:30 उठता हूँ, पहला काम जिम जाना, बिकॉज आई थिंक जब तक मैं फिट नहीं हूँ मैं किसी और को फिट नहीं रख सकता। उसके बाद मैं आने के बाद में देन आई यूजुअली हैव सर्जरीज ऑन अ डेली बेसिस एंड देन पेशेंट्स। तो जो दिन सुबह 5:30 चालू होता है और रात को 9:30 कब ख़त्म होता है पता नहीं पड़ता कुछ। तो यू स्टार्ट फ्रॉम बनी पार्क, यानी आप हॉस्पिटल Yes, हैं, वहाँ आपकी बिल्कुल। ओपीडी भी होती है, ऑपरेशन भी होते हैं, ऑपरेशन भी होता है, वो खत्म करके आते हैं, फिर फिर वापस आप घर बनी में पार्क। वापस से आपकी बिल्कुल, ओपीडी होती है और यहाँ फिर पे ओपीडी क्लिनिक और पे। 9-9:30 बजे तक रात के। तो हैक्टिक तो बहुत होगा सर, स्ट्रेस होता है? कई बार होता है। देखिए, बिकॉज सी अ सर्जन्स जॉब इज ऑलवेज हेक्टिक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरे जो नाइफ है उसके उस तरफ में एक पेशेंट है। इट इज़ इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं किसी सैटेलाइट से काम कर रहा हूँ या कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, 2-4 नुकसान गलतियाँ हो भी गई तो नुकसान पैसे का होगा और किसी चीज़ का नहीं जी। होगा। यहाँ नुकसान मेरे मरीज़ का होगा। सो हर सर्जरी को, भले ही मैंने कोई सर्जरी 10,000 बार करी हो, नी रिप्लेसमेंट, ACL रिकंस्ट्रक्शन, जो जैसे आपके सन का किया अपन ने सर्जरी, आई हैव डन मोर देन 15,000 सच सर्जरीज। बट द पॉइंट इज दैट इवन अगर मेरे को 15,000 एक सर्जरी भी करनी पड़ेगी तो मैं रात को पढ़ता ज़रूर हूँ उसके बारे में। पहले प्री बिल्कुल, प्रिपरेशन करते हाँ हैं। बिल्कुल, प्री प्रिपरेशन। आई ऑल्सो सी रिव्यू द स्कैन्स ऑफ द पेशेंट। आई अगेन गो बैक एंड लुक एट द पेशेंट, आस्क हिम द सेम क्वेश्चंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई कंसिडर दैट एज माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अंत में किसी और को ये नहीं बोल सकता कि साहब मेरे स्टाफ ने ऐसा किया इसलिए गलत हो गया या ऐसा हुआ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी है जी। इसलिए आई मेक श्योर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। और उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो रहता ही है। तो स्ट्रेस को मिटाने के लिए फिल्में, म्यूजिक, क्रिकेट ये सब कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? मैं जहाँ जहाँ मौका मिलता है कुछ कुछ समय निकाल ही लेता हूँ। तो कभी मेरा मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है अपनी वाइफ के साथ बात करना। तो हम पर वहाँ आपने बताया डॉक्टरी की बातें करते हैं हाँ, आप, लेकिन यू ओ ये हो फील जाता है रिलैक्स। सर, बिल्कुल। सो दैट्स माय बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर। तो उनसे बैठ के, और आई रियली लव टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, भले ही वो 25 मिनट क्यों ना मिले मुझे। ओके। तो दैट्स माय बिगेस्ट। बाकी सर, मैंने आपके काफ़ी समय से ना क्लिनिक पे बहुत सारे मेडल्स देखे हैं। जी। थोड़ा मैराथन के बारे में बताइए कि ये शौक कब कब से लगा आपको और क्यों लगा? और एक नहीं, दो नहीं, कई बार शौक के लिए हम 1-2 मैराथन कर लेते हैं। आपने कितनी मैराथन करी है? सो मैंने तकरीबन 25 तो हाफ मैराथन करी है, फुल मैराथन मैंने एक ही करी है। 21 किलोमीटर की फुल बोलते हैं? नहीं, 42 फुल होता है। 42 फुल होती है। सो 21 इज हाफ। 21 हाफ। मैंने भी सर 3-4 मैराथन की। बॉम्बे मैराथन मैंने 2 या 3 बार यू करी। वेरी फिट, यू वेरी फिट। मैं आपको बहुत बार तो मैं आपको क्रॉस करता हूँ। जी। वी लिव इन द सेम कॉलेज। जी जी। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा ये है कि मैंने 12th फिनिश किया था तो मैं 118 किलो का था। अच्छा। मैंने उससे पहले कोई एक्सरसाइज नहीं करी थी कभी भी। और जब 118 केजी? जी बिल्कुल। तो मैं MBBS में भी इनफैक्ट मैं बहुत एक्टिव नहीं था। MBBS में मैंने बैडमिंटन खेलना चालू किया, बट जो मुझे रनिंग का और साइकिलिंग का शौक चढ़ा वो मुझे 2015 से। आई स्टार्टेड विद साइकिलिंग फर्स्ट ओके। एंड देन यू ग्रेजुएट। सो एक बार आपने साइकिलिंग लॉन्ग डिस्टेंस करना चालू करा तो देन यू लुक अराउंड एंड जी कि हाँ कुछ लोग भाग भी रहे हैं। जयपुर में बहुत बड़ी एक रनिंग कम्युनिटी है, जैसे जयपुर रनर्स क्लब, अच्छा। बिग कम्युनिटी, 300-400 लोग हैं उसके अंदर। तो उनके कोई साइकिलिस्ट थे, उन्हीं में से कोई रनर भी थे, तो उनके साथ भागना स्टार्ट किया, ग्रुप में रन करना स्टार्ट किया एंड देन यू इवेंचुअली गेट ऑन टू इट। सो फिर मैंने हाफ मैराथन्स करी, फिर ऑब्वियसली आपको लगता है अब और कैसे चैलेंज करें तो फुल मैराथन किया, फिर लगा अब और कैसे चैलेंज करें तो मैंने आयरन मैन रजिस्टर कर दिया विच इज़ अ ट्रायथलॉन। अच्छा। और मज़े की बात ये वो इंडिया में होती है? इंडिया में अब होने लग गई है, गोवा में। आपने जब करी थी कब? राइट। सो मैंने किया 2019 में ताइवान में। अच्छा। सो ये इट्स 70.3 विच इज़ हाफ आयरन मैन। तो ये काफ़ी जगह होती है विदेश में। इंडिया में जो पहला ट्रायथलॉन हुआ था वो गोवा में 70.3 हुआ था। आई वॉज द मेडिकल डायरेक्टर फॉर दैट ट्रायथलॉन ऑल्सो। तो
जब रजिस्टर किया उसके बाद पहली बार मैं स्विमिंग पूल में उतरा और यूट्यूब से स्विमिंग सीखी मैंने। अरे वाह। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैराथन आप अब मैराथन कर रहे हैं कि अभी रुक गई? फिलहाल मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया अच्छा, है, you told बिकॉज me. आफ्टर द एज ऑफ 40 आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो एंड्योरेंस ट्रेनिंग की अपनी जगह है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद में बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, आदमियों के लिए और औरतों के लिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज लिफ्टिंग वेट्स, बिकॉज आपका मसल मास का लॉस होना चालू होता है। दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि सर मेरा सर यही क्वेश्चन था कि जब हम लोग जिम मैं सर काफ़ी शायद 2006 या 7 से लगातार जिम में रेगुलर जा ही रहा हूँ। वाह। सर मुझे एक बात बतानी, वहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि जो मशीन होती है, ट्रेडमिल्स होती है, उसके ऊपर दौड़ना चाहिए, इट अफेक्ट्स योर नीज। जी जी। तो क्या ये सच्चाई है? नहीं, एक्चुअली इससे बहुत सारी ऐसी या myths हैं। इंक्लाइन पे नहीं दौड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो एक परफेक्ट कितना नहीं, समय करना देखिए, चाहिए अबव 40 या 45 के ऊपर जो लोग हो जाते हैं? राइट। सो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैं जब भी मेरे से ये सवाल पूछा जाता है तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि देखिए, आप चाकू से सेब भी काट सकते हैं, आदमी को भी मार सकते हैं, जी। गलती चाकू की नहीं है। जी। सो गलती ट्रेडमिल की नहीं है, गलती उसको इस्तेमाल करने में होती है। ओके। ट्रेडमिल की एक खास बात है, वो आप दीवार के सामने खड़े होकर कर रहे हैं तो उसमें बड़ी जल्दी बोरियत आ जाती है। आपने अभी रनिंग स्टार्ट करी ट्रेडमिल पे, 5-7 मिनट बाद लगता है कि ये क्या चल रहा है। जी। तो या तो हम लोग स्पीड बढ़ा के और उसी तेज स्पीड पे कंटिन्यूअसली आधा घंटा भागते रहते हैं, नहीं तो कई लोग हैं जो उसमें इंक्लाइन बढ़ा देते हैं और उसी इंक्लाइन पे भागते रहते हैं उसी स्पीड पे, जो अननेचुरल तरीका है। मान लीजिए जैसे अपने शहर में नाहरगढ़ है, जी। अगर आप नीचे से भागना चालू करें या चलना भी चालू करें नाहरगढ़ की तरफ, तो जैसे जैसे आप थकेंगे आपकी बॉडी आपकी स्पीड को अपने आप मॉडुलेट करना स्टार्ट कर देगी। ट्रेडमिल वो ऑप्शन नहीं देता। ट्रेडमिल में ओके। आपने एक बार स्पीड सेट कर दी तो आप उसी स्पीड चलती पे रहेगी। भागते रहोगे। दैट इज व्हाट कॉजेज इंजरीज। ओके। इसीलिए जब भी आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं तो प्री सेट प्रोग्राम का इस्तेमाल करिए। सो उसमें वो अपने आप स्पीड को भी वेरी करता रहेगा, आपके मोस्ट गुड ट्रेडमिल्स, और वो इंक्लाइन को भी वेरी करता रहेगा। तो दैट इज़ अ मोर नेचुरल वे ऑफ रनिंग। बाकी ऐसा बिल्कुल गलत बात है कि ट्रेडमिल पे भागना घुटनों के लिए खराब है। इनफैक्ट सड़क पे भागना भी घुटनों के लिए खराब नहीं है। इट इज़ द बिगेस्ट मिथ ऑन द प्लैनेट। ओके। या इनफैक्ट सर मैंने जो सड़क वाली बात बोली, मैंने काफ़ी बाहर भी ट्रैवल किया है। वहाँ पे सर मैंने एक नया देखा था शौक। वहाँ पे जो आदमी हैं या जो फीमेल भी हैं, वो दिन भर भी दौड़ रहे हैं। उनका कोई ऐसा नहीं है कि हमें सुबह ही वॉक करनी, बिकॉज एक तो पॉल्यूशन वहाँ कम होता है, तो वहाँ दिन भर और कई वेदर कंट्रीज भी में देखा इनफैक्ट आदमी दिन यूरोप भर में भाग है। रहा है, नहा के वापस अपना ऑफिस कर लेता है, कोई टाइम नहीं है। तो इज दैट राइट कि हम कभी भी दौड़ सकते Absolutely, हैं? you can do at any point of the day. Okay. Again, obviously, देखिए, देर इज समथिंग कॉल्ड ए सर्केडियन रिदम, है ना। सर्केडियन रिदम मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो शरीर सुबह अच्छा करता है, कुछ काम ऐसे हैं जो शरीर शाम को अच्छे करता है। हर एनिमल स्पीशीज ऐसे ही काम करती है ना। किसी कुत्ते को नहीं बताना पड़ता कि सब 6:30-7 बज गई रात को, आप डिनर कर लो और सो जाओ। ये आदमी है, हम जो इवॉल्व स्पीशीज हैं, अब कहने के लिए ये सारे रूल हम ही ने अपने लिए बनाए हैं। बाकी तो जानवर अंधेरा हुआ सो जाता है, सुबह हुई उठ जाता है। तो वो वेरिएशन के हिसाब से डूइंग अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेज इज बेटर। ओके। लेट इवनिंग एक्सरसाइजेज यू कैन डू, बट मोर चांसेस ऑफ इंजरी। ओके। So it's better to do your exercises in the morning. That is why your body is made like that. सर थोड़ा अपने आप सब्जेक्ट के बारे में बताइए कि सबसे ज़्यादा सर्जरी जो होती हैं जी। वो किस चीज़ की होती हैं? आप जब प्रोफेशन जो आप कर रहे हैं, तो नी ज़्यादा होती हैं या हिप की होती हैं या एक्सीडेंटल वाली हड्डियां वाले लोग आते हैं? हाँ, सो ट्रॉमा तो खैर हमारे देश का, मेरे ख्याल से इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एपिडेमिक, है ना। भारत देश में हर 3 मिनट में एक इंसान बेचारा अपनी जान गंवा रहा है सड़क तो पे। आपके पास ये सभी प्रकार के बिल्कुल पेशेंट्स आते हैं? बिल्कुल। पर मेरा जो स्पेशल एरिया ऑफ कोर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, दैट इज जॉइंट रिप्लेसमेंट्स। सो आई रिप्लेस शोल्डर्स, हिप्स एंड नीज एंड स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरी। तो जिन्हें हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। सो फॉर द एंकल, फॉर द नी, शोल्डर, जो सबसे जो एरिया या जो जॉइंट हमारे देश में सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है वो एक्चुअली शोल्डर जॉइंट है। क्योंकि क्या है, जैसे घुटनों का दर्द है, अब पेशेंट को वो घुटने का दर्द तो चलने नहीं देता, तो इसलिए वो हमारे पास में जल्दी आता है। बट रोटेटर कफ इंजरी, जो मसल टीयर्स हैं शोल्डर में, या शोल्डर डिसलोकेशंस के जो पेशेंट होते हैं, वो हमारे पास में लेट पहुंचते हैं, बिकॉज ये नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट है, तो काफ़ी टाइम तक चलाते रहते हैं उसको। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है कि सर एक आम इंसान को कंधों की इनफैक्ट रोटेटर कफ टीयर इज वेरी कॉमन आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स। यू डू नॉट हैव टू बी एन एथलीट, किसी में भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल। बट डिसलोकेशन, शोल्डर डिसलोकेशंस आर नॉर्मली जो आपके यंग एज ग्रुप के पेशेंट होते हैं, एथलीट्स होते हैं। थ्रोइंग एथलीट्स में शोल्डर प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं।
सो ये सारी चीज़ें, ये वो है जो एक एरिया है जिसमें अभी भी आई थिंक अवेयरनेस बहुत कम है। बट अदरवाइज नीज और हिप्स इनके पेशेंट तो आपके आप खुद ही चल के आते हैं क्योंकि उनको दर्द चलने भी नहीं देता। तो दर्द के कारण आते हैं। मैंने सर अभी भी देखा है कि जो पुराने लोगों से हम बात करते हैं जी जी वो बहुत साल तक अवॉइड करते हैं, नहीं नहीं मेरे चल रहे हैं, कई लोग बताते ही नहीं है कि उनको लगता है। तो नी सर्जरी सर आसान है पेशेंट को, मेरे को सलाह तक आप सेम डे खड़ा कर देते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल कि अभी भी लोगों को लगता है नहीं नहीं वो यदि पैर के अंदर हमने स्टील लगा लिया तो हमारे घुटने तो कुछ ठीक नहीं होंगे, कई लोगों के ऑप्शन बिगड़ जाते हैं। तो सर हकीकत में सर है क्या? मैंने पढ़ा था कहीं पे कि नी सर्जरी सर मेरे ख्याल से इस सदी का या जो मॉडर्न टाइम का एक बहुत बड़ा आविष्कार है या अंडरस्टैंडिंग है या कॉन्सेप्ट की, इससे जाने कितने लोग बिल्कुल चलने लगे हैं। See, I think knee replacement is one of the safest surgeries and one of the most successful surgeries on the planet. ओके बट दो तीन चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हैं। ये जो एप्रीहेंशन होता है सर्जरी का, जी ये एप्रीहेंशन तो रियलिटी है ना। जैसे मैं हर पेशेंट को एक बात बोलता हूँ कि आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु डिसाइड टू अंडरगो सर्जरी, क्योंकि एक बहुत कठिन डिसीजन है किसी और को ये राइट देना कि वो आपके ऊपर छुरी चला सके। ओके और मैं हर पेशेंट को यही बात बोलता हूँ कि साहब मैं ये ऑपरेशन रोज करता हूँ, जिस दिन मुझे अपने ऊपर करवाना पड़ेगा 25 बार डालूंगा। सो आई थिंक एंग्जाइटी इज रियल। उस एंग्जाइटी से फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो जाएगी भी नहीं कहीं। ओके एंड इवेंचुअली जो भी पेशेंट डिसीजन लेता है सर्जरी का, इट इज़ बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ पेन कि उनका दिनचर्या का काम रुकना चालू हो जाता है। ओके बट हाँ, एक बार इंडिकेशन बन गया सर्जरी का और पेशेंट डिसीजन ले लेता है, भले ही वो ऑपरेशन से पहले असमंजस में रहे, इनवेरिएबली हर पेशेंट ऑपरेशन के 2 से 3 महीने बाद आके बोलता है दैट दिस वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ देयर लाइफ। ओके सो दैट इज हाउ गुड द ऑपरेशन इज। ओके दूसरा सर जो 45 या 50 में पहुंच जाते हैं उनके लिए भी थोड़ा सर बताइए कि कई बार होता है कि हमको जिम हर आदमी जा नहीं पाता, या कोई दौड़ नहीं पाता, या कोई बाकी जो दिनचर्या होती है कर नहीं पाते। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप फिल्में क्यों नहीं देखते, या आप क्रिकेट, क्योंकि आप अपने लाइफ में एक इकोसिस्टम में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, स्टिल आप वेट टेयरिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट एक आम आदमी सारे काम नहीं कर पाता। तो क्या एक छोटा सा कुछ कैप्सूल टाइप का कुछ दे सकते हैं हम अपने लोगों को कि वो एटलीस्ट इतना तो करें ताकि उनके घुटने या शोल्डर्स हैं ये ठीक रहें, मजबूत रहें? बिल्कुल, आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन जो आज तक किसी ने मुझसे पूछा। आई थिंक दिस ब्रिंग्स आउट अ वेरी वाइटल पॉइंट, जी और ये कि बहुत ही रियल पॉइंट है। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट क्वेश्चन। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, जी हमारे पास अगर दिन के 10 मिनट हैं, जी तो आपको एक ही चीज़ पे ज़रूर काम करना है, अपनी कोर मसल स्ट्रेंथनिंग पे। कोर मसल स्ट्रेंथ। बिल्कुल, जी और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी आप यूट्यूब खोलिए, जी उसमें आप कोर रूटीन डालिए, मेरे ख्याल से 28 से 30 हज़ार अलग अलग वीडियोस हैं, एंड दे आर ऑल गुड। ओके आप कोई सा भी एक कोर रूटीन पकड़िए, अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, आई थिंक यू आर डूइंग योर सेल्फ अ बिग फेवर। ओके ऑब्वियसली दिस इज़ द बेयर मिनिमम। चलना भी ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, लेकिन जैसे आपने बताया, ये सारे काम मैं भी खुद नहीं कर सकता। मैं हफ्ते में 2 दिन योगा, हफ्ते में 2 दिन रनिंग, हफ्ते में 2 दिन जिम नहीं जा सकता। करेक्ट सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज। बट अगर हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत बिजी हैं, तो ज़रूरी है कि हम 10 से 15 मिनट निकालें। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है, जो आज के दौर में जो सबसे खतरनाक चीज़ है, जी वो है अपनी बॉडी को लिमिट्स के बियॉन्ड पुश करना। आप देखेंगे बहुत सारी यंग डेथ्स हो रही हैं, और वो डेथ्स जिम के अंदर हो रही है। हाँ सर, वो And ट्रेडमिल पे apparent- दौड़ते दौड़ते इनकी डेथ हो गई, कुछ एंड ऐसा बहुत सारे apparently वीडियो। एग्जैक्टली, और apparently वो उन पेशेंट्स में हो रही है हु आर एक्चुअली वेरी फिट पेशेंट्स। ओके इट इज बिकॉज वी हैव अंडर एस्टिमेटेड द रोल ऑफ स्लीप जी एंड रेस्ट एंड रिकवरी। ओके तो पहली चीज स्लीप, रेस्ट एंड रिकवरी, काम, और टाइम बच रहा है तो अपने पास में 10 से 15 मिनट का कोर रूटीन। दिस इज अ गुड लाइफस्टाइल। हमको हर को आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, Correct. ना। बट अपनी नींद को और रिकवरी को सैक्रिफाइस करके एक्सरसाइज करने में भी आपकी बॉडी की भलाई नहीं है। सो आप फिट दिखेंगे, लेकिन आप फिट होंगे नहीं ऐसे। ओके या बाकी सर ये जो नी रिप्लेसमेंट है या जॉइंट रिप्लेसमेंट में, इसमें कोई पर्टिकुलर एज सेगमेंट है कि भाई आप 45 के हो जाओ तो ये वाली जांच करानी है, फिर कोई मतलब मैट्रिक्स होती है? जैसे हमारे बुखार होता है कि हमारा एक टेम्परेचर है शरीर का, जी उसके ऊपर हो जाता है तो आपको फीवर है, वो वायरल है, मलेरिया है। जी तो जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है, मैं आप इंजरी की बात नहीं कर रहा, लग गई चोट लगे हुए एक अलग बात है। एक है कि मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे को हल्की सी प्रॉब्लम है, बट
मुझे समझ में नहीं रहा कि मेरे को क्या क्योंकि मैं अब चले जा रहा हूँ, लेकिन पता पड़ा उस समय गया तब मेरे को और प्रॉब्लम हुई। तो नी रिप्लेसमेंट मैंडेटरी हो जाता है कि इसको हम डिले कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, हम अपने जो नी ओरिजिनल नी के संग रह सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर एज या कुछ है? सी देखिए, आइडियल सिचुएशन में तो किसी के भी अगर घुटने खराब नहीं हो, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ना हो तो चलाता वो रहे। बेस्ट है। ओके, लेकिन कोई सिग्नल मिलते हो कि नहीं सबसे नाउ अच्छी दिस बात टाइम टू? है, हाँ, सो ऐसा दर्द जो आपके दिनचर्या के काम को रोकना चालू करे और आपके एक्सरे में हड्डियां आपस में भिड़ी हुई हो, दैट इज द इंडिकेशन फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। ओके लेकिन अगर मैं थोड़ा ब्रॉडर टर्म में आपके सवाल को जी। थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने जोड़ों को हेल्दी रखने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ओके है ना। इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से छोटा सा एक निमोनिक देना जी चाहूंगा जो आपके व्यूअर्स हैं जी। उनको। लाइट, डाइट, माइट, राइट। बड़ा आसान सा निमोनिक है। लाइट, लाइट, डाइट, डाइट, माइट, राइट। लाइट मतलब डेली सनलाइट एक्सपोजर, विटामिन डी सनलाइट से मिलता है। ओके। अगर आप आधा घंटा धूप में रोज निकाल सकते हैं और अपनी स्किन को डायरेक्ट एक्सपोज कर सकते हैं सनलाइट को विदाउट सनस्क्रीन, ओके मिनिमम अपने फेस को और दोनों अपर लिम्स को, शोल्डर से फिंगर टिप तक, ओके और अगर आप आधा घंटा धूप में जा रहे हैं तो यू विल गेट योर डेली डोज ऑफ विटामिन डी। ओके माइट मतलब रेगुलर एक्सरसाइज, ओके can be strength training. It has to include all components, Correct. flexibility, strength and walking या aerobic exercises, but जो भी आप कर पा रहे हैं वो आपके लिए अच्छा ही है। ओके डाइट मतलब प्रोटीन रिच डाइट लेना और कैल्शियम रिच डाइट लेना। मेरे से एक सवाल पूछा जाता है, सब कोई लेडी है उसके 50 साल हो गया, अब तो हमें ज़िंदगी भर कैल्शियम लेना है। ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी सारी रिक्वायरमेंट डाइट से पूरी हो सकती है, 90% तक तो हो ही सकती है। सो प्रोटीन रिच एंड कैल्शियम रिच डाइट, लाइट, माइट, डाइट और राइट मतलब राइट पोस्चर। ओके नाउ देयर इज नो राइट पोस्चर। पालती मार के बैठना खराब नहीं है, कुर्सी पे बैठे रहना अच्छा नहीं है। कोई भी पोस्चर आपने आधे घंटे अटेन कर लिया उसको चेंज करिए। ओके आधा घंटा बैठ के खड़े हो जाइए, आधा घंटा खड़े रह गए 1 मिनट बैठ जाइए। तो ये 4 छोटी सी चीजें अगर आप करेंगे तो आप हमसे दूर रहेंगे। दैट इज द बेस्ट थिंग। अरे वाह। तो जो आप लोग देख रहे होंगे, आई एम श्योर दे विल फॉलो, तो अच्छा रहेगा। सर दूसरा एक और थोड़ा बात आपसे पूछता हूँ कि सर जो इंसान के शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं, मैंने भी सर वैसे बायो पढ़ी है, अरे वाह, 12th तक पढ़ी है, लेकिन सर मेरा पैशन डॉक्टर बनने का नहीं था। मेरे ख्याल से मेरा कुछ और ही था जो मैं करता रहा। मैं सर टेलीकॉम प्रोफेशनल रहा तो मैंने वहीं काम किया है। सर अभी हम मोबाइल की बातें कर रहे थे, थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे खासकर इंस्टाग्राम पे आप बड़े एक्टिव हैं, तो थोड़ा वो वाली कहानी बताइए। आपके बड़े मोटिवेशनल वीडियोस के अंदर आ रहे हैं, तो ये आप लगातार कर रहे हैं या बीच में किए, क्या है? देखिए, इसका श्रेय मैं सिर्फ एक ही इंसान को देना जी। चाहूंगा, जो मेरे सोशल मीडिया मैनेजर है, विशाल। अच्छा। वो बेचारे मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मैं उनको गोस्ट भी करता रहता हूँ। ओके। पिछले 1 महीने में मैंने बेचारे का एक ही फ़ोन उठाया है, अच्छा। बट इट इज़ हिज डूइंग। ओके ही इज़ डूइंग अ रिमार्केबल जॉब एट इट। ओके मेरा मेन इंटरेस्ट था कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में भ्रांतियाँ बहुत हैं उनको मैं क्लियर कर पाऊँ। फिर विशाल ने मुझे आइडिया दिया कि सर ये सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं, तो सारा श्रेय उसी को जाता है। सर मैं तो बहुत ही शाय आदमी हूँ उस मामले में, बट जो भी मुझसे वो निकाल पाया है वो सब उसी की देन है। उसमें अलग अलग कंटेंट है आपके इंस्टाग्राम में कि आपने उसके अंदर अलग अलग मैं स्टोरी करी है कि पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के ऊपर अलग, जैसे आपने बताया मिथ के बारे में, तो आपने वही कवर किए हैं कि हाँ, सो बेसिकली मेरा मेन, आपके जो जेनाइन है, ऑर्गेनिक है, वो सब आपने रिकॉर्ड किए हैं? नहीं एक्चुअली मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा सा शाय किस्म का जी। इंसान हूँ, तो मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बोली जाती। बट जो मैंने, मेरा मेन कोशिश है उसके अंदर मेरे चैनल पे वो यही है कि मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। Okay. इंस्टाग्राम एक वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन स्पैन तो है नहीं, है ना, वो रील ऐसी गायब हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जो बिल्कुल मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम पॉसिबल टाइम दे पाएँ, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके माध्यम से। नहीं नहीं सर, वो बहुत करते अच्छी, उसको आप करते रहिए, है ना। आप Thank you वैसे so भी much. एक्सेसिबल हैं और डिजिटली आप लोगों को देखते रहते हैं, Right. तो अच्छा लगता है कि जब चाह हम लो होते हैं तो आपका एक वीडियो देख लेते हैं कि सब खुद ही जोरदार तरीके से लगे हुए हैं, तो हम भी Thank you. इंस्पायर हो जाते हैं, थैंक यू है सो ना मच सर? सर, थैंक यू। तो कितनी शरीर में हड्डियाँ होती है सर? 206। 206। ये सर इसलिए मैं पूछा आपसे, हमने एक फिल्म देखी थी संजय दत्त की, हाँ, मुन्ना भाई MBBS। जी जी बिल्कुल। तो उसमें वो डायलॉग बोलता है, सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका भी कोई सर्किट है क्या? मेरे सर्किट को आप जानते हैं, सचिन को।
वो सर्किट नहीं हो तो मैं शॉर्ट सर्किट हो जाऊँ, अगर सचिन नहीं हो मेरे साथ तो। उसी में उसका सर डायलॉग था कि यार तुझे पता है इंसान के शरीर में हड्डियां कितनी होती, तो वो बोलता है 200 से, कहता है कि जब हम तोड़ते हैं तो तुझे पता पड़ता पता नहीं एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ। राइट। सो सर एक और चीज़ बताइए कि जब आप जो ऑपरेशन करते हैं, नी रिप्लेसमेंट है या जॉइंट है या कोई ट्रॉमा का आता है, तो ऑपरेशन में तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं जी। कि मेरे को इसका नी रिप्लेसमेंट करा, और आपने कहा कि प्री प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन जो ट्रॉमा वाले आते हैं और जब हॉस्पिटल में नहीं होते आप, घर में हो रहे होते हैं या कहीं और हो रहे होते हैं, तब आप क्या करते हैं? सी कैसे अपना माइंड प्रिपेयर करते हैं? अब आपको एक बड़ा ट्रॉमा वाला सेंसिटिव है, बहुत ही राइट, ऑपरेट करना। आई थिंक वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो उसमें प्रॉपर बैकअप हो। ओके सो फॉर्चुनेटली इटर्नल में ESCC में जहाँ मैं काम करता हूँ, वी हैव अ 24/7 ट्रॉमा इमरजेंसी। ओके तो वहाँ पे अगर ट्रॉमा को कोई पेशेंट आता है, देखिए जब भी कोई ट्रॉमा का पेशेंट आता है तो हड्डियों का रोल बहुत बाद में होता है। सो ट्रॉमा का निमोनिक है ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ओके डिसेबिलिटी, D एंड E, एक्सपोजर, एनवायरनमेंट। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल हड्डियों का रोल आता है। तो एक बार कोई ट्रॉमा का पेशेंट पहले आता है तो जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसको मैनेज करने के लिए आपकी टीम मौजूद होनी चाहिए। ओके फॉर्चुनेटली इटर्नल में वो 24/7 अवेलेबल है। बिल्कुल। जब हमारे पास में बात आती है तब तक कम से कम पेशेंट की जान बच चुकी होती है, ओके पेशेंट स्टेबलाइज हो चुका होता है, अब हमको उनको स्केलेटल स्टेबलाइजेशन देना है। ओके तो वी हैव टाइम टू प्लान। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपको फ्रैक्चर्स ऐसे हो जैसे पेल्विस फ्रैक्चर है जिसमें पेशेंट फ्रैक्चर पेल्विस फ्रैक्चर की ब्लीडिंग से मर सकता है, तो उसमें हमारा एक्यूट रोल है। या कोई कंपाउंड इंजरी है जिसमें बोन बाहर आ रखी है, स्किन में लीजन है, उसको आपको टेम्पररी स्टेबलाइज करना है, तो वहाँ हमारा इमरजेंसी में रोल ज़्यादा है। बट अदर देन दैट मोस्ट ऑफ आवर जॉब इज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ। ओके बट मेंटली सर प्रिपेयर्ड रहते हैं आप उस समय कि एकदम से फोन आया कि एक पेशेंट आया है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब हम आपके पास आते हैं इंजरी दिखाने, तो आप टेस्ट देखते हैं कि MRI करा लीजिए, करा लीजिए। वहां पे भी आपको पता नहीं, आपके पास फोन आया जी है ना, आपकी कहाँ लगी पता नहीं होती। तो जो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन वो था, वो जो समय होता है आपका पेशेंट तक पहुंचने का, वो कैसा होता है? सो वो देखिए कि हमेशा आप कोई डायरेक्टिव दे देते हैं टीम को कि ये करा के रखिए, बाय द टाइम यू रीच देयर आपको पता होगा क्या पेशेंट को मेरे को बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक 20 years down the line I have we all of us we develop our own protocols, बट जो बेसिक ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट का प्रोटोकॉल है जैसे ATLS प्रोटोकॉल बोलते हैं, वो हमारे दिमाग में आजकल ऐसे चलता है, दैट्स द बैक ऑफ योर हैंड। ओके सो द मोमेंट यू गेट अ कॉल कि साहब ये आया, तो हमारी तरफ से हम सवाल ये पूछते हैं कैसा एक्सीडेंट हुआ, पेडेस्ट्रियन था, गाड़ी में था, स्कूटर में था, जिस गाड़ी में था उसमें किसी और की डेथ हुई नहीं हुई। सो उससे आपको आइडिया लग जाता है इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉमा क्या है। फिर जो बेसिक चेक लिस्ट है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर, एनवायरनमेंट, वो सारी बातें होती हैं। उसके बाद जब हड्डियों पे आती है तो देर आर मोस्ट ऑब्वियसली बहुत सारे फ्रैक्चर्स में देर आर ऑब्वियस डिफॉर्मिटीज़। तो जैसे वो हमें हमारे रिसेंट में बता देंगे सर यहाँ पे ये डिफॉर्मिटी लग रही है, पेशेंट पैर नहीं उठा पा रहा, पेशेंट का कंधा झूल रहा है, तो यू कम टू नो कि आपको क्या इन्वेस्टिगेशन चाहिए, एंड वी डायरेक्ट आवर टीम की ठीक है दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू डू। जब तक हम पहुंचेंगे तब तक पेशेंट की जान पूरी बची हुई है, पेशेंट का बेसिक सपोर्ट हो चुका है, एंड देन वी आर ऑलरेडी ऑन दी सेकेंडरी प्लानिंग। दिस इज द फॉलो द प्रोसेस यू फॉलो। बिल्कुल। सर अभी थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं कि जो हमारी मेडिकल है, चिकित्सा है, वो थोड़ी बढ़ती जा रही है, इम्प्रूव होती जा रही है। तो मुझे बताइए सर, ये जो नई चीज़ें आई हैं, कहते हैं आजकल रोबोटिक सर्जरी हो रही है, डॉक्टर कहीं बैठा है और पेशेंट कहीं है, ऐसा सब सर्जरी हो जाती है रिमोटली? टेली सर्जरीज पॉसिबल हैं, इनफैक्ट कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज और काफ़ी गॉल ब्लैडर सर्जरीज भी टेली डिस्टेंस रिमोट सर्जरीज पॉसिबल हैं। ऑर्थोपेडिक्स में अभी रिमोट सर्जरीज पॉसिबल नहीं है, बट देखिए रोबोटिक्स आई थिंक इज इन अ वेरी नेसेंट स्टेज। ओके रोबोटिक्स में अपने को आंख बंद करके रोबोटिक्स पे और AI पे भरोसा नहीं करना है अभी। तो मैं रोज ChatGPT इस्तेमाल करता हूँ। इनफैक्ट मैं ChatGPT इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा पेशेंट अब ChatGPT देख के आएगा, तो मैं सारी कॉमन ऑर्थोपेडिक बीमारियों का ChatGPT से गुफ्तगू करता हूँ रोज, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 10 में से 6 बार वो गलत निकलता है। तो मतलब आप टेक्नोलॉजी को वहाँ भी देख रहे हैं और फोन से भी देख रहे हैं, ChatGPT करके रहा है ताकि आपको बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इट इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज इनफैक्ट अगर आप ChatGPT इकलौते की बात करें तो आप देखेंगे कि वो आपके कॉन्वर्सेशन थ्रेड में अगर 15-20 आपके सेंटेंसेस निकल गए तो उसके बाद वो कंटेक्स्ट लूज कर जाता है। ओके एंड देन ही स्टार्टेड
यू नो चैट जीपीटी स्टार्ट्स एडवाइजिंग यू समथिंग विच इज़ वेरी वे ऑफ द मार्क। ओके। तो ये थोड़े से अभी नेसेंट स्टेजेस में, सिमिलरली रोबोटिक सर्जरी भी नेसेंट स्टेज में ही है। इट इज़ एज गुड एज मैनुअल सर्जरी बट इट इज़ नॉट प्रूवन टू बी बेटर देन मैनुअल सर्जरी टिल डेट। तो सर फ़ोन की बात चली है, नॉर्मली तो एक सर हम लोग खुद ही बोलते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन ना चलाओ और ड्राइविंग पे ध्यान दिए, लेकिन फिर भी सर हम देखें बहुत सारे लोग फ़ोन को बात कर रहे हैं, गर्दन टेढ़ी करके कर रहे हैं, ऐसे लगा के, आपने देखा होगा हेलमेट के अंदर लगा के कर रहे हैं। बिल्कुल इनफैक्ट कई बार हमारा पोस्चर भी डिफरेंट होता है, तो क्या ये इंसान के ऊपर इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी ओपीडी की बात करूं तो मेरे ओपीडी का जो मैक्सिमम बल्क पेशेंट है वो वही हैं जिनको गर्दन में और कंधों में दर्द है सिर्फ फ़ोन देखने की वजह से। तो उसका रीजन सर हमारे को क्यों बता रहे हैं? हम लोग तो फोन बेच रहे हैं सर। केवल फोन ही कारण है कि सर उनका गलत तरीके से पोस्चर बैठना? इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्टिविटी। देखिए मैंने आपको बताया पोस्चर हर आधे घंटे में चेंज करना है। और प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा डोपामीन सर्ज हो रहा है कंटिन्यूस रील्स देखने में या कंटिन्यूसली मीडिया देखने में, वो प्रोलॉन्ग्ड है। लोगों का स्क्रीन टाइम 6-6, 7-7, 8-8 घंटे है हाँ सर, कंटिन्यूस। हाँ सर, तो आज की तारीख में खाने की जगह सर लोग है ना डेटा बड़ा कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल, खाने के साथ साथ भी डेटा खाने के कंज्यूम साथ-साथ कर रहे हैं, भी वो खाने के साथ भी दिमाग वहीं रहता है। तो फोन वाले भी गए सर, उसमें लैपटॉप वाले भी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपके आईटी प्रोफेशनल के अंदर सबसे कॉमन प्रॉब्लम गर्दन की और लोअर बैक की स्लिप डिस्क है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली बैठे रहते हैं फॉरवर्ड नेक पोस्चर के साथ में। अच्छा। दैट कॉजेज दैट सेडेंटरी लाइफस्टाइल इन फॉरवर्ड नेक पोस्चर इज द कॉमनेस्ट रीजन। तो बट सही समय पर आपके पास कोई प्रोफेशनल ऐसा आ जाए तो उसका इलाज है कि नहीं सर अभी? बिल्कुल कि बिल्कुल खतरे सर, वाली बात है? बिल्कुल नहीं, तो खतरे मतलब वाली आप बात मोबाइल नहीं। चलाते रहे, मोबाइल बेचते रहे हैं। बेचते रहिए, देखिए मत। अच्छा देखिए, मतलब लेकिन पोस्चर चेंज करते हैं ठीक। Right. मुझे लगता है सर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ठीक तरीके से करना चाहिए, क्योंकि नई नई चीजें तो आती रहेंगी, रोक तो सकते नहीं है। Absolutely. लेकिन हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो हमें प्रॉस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नुकसान की बिल्कुल ध्यान देना बिल्कुल। चाहिए। अब सर मुझे ये बताइए कि जब हमने फिल्मों की बात करी थी, तो आपने कहा कि जब जब मौका होता है फिल्में देख लेती हैं। सर एक फिल्म आई थी काफी साल पहले, आनंद, जी जी। जिसमें सर अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर का रोल प्ले किया था और कैंसर का पेशेंट थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना ने उस किरदार को बहुत डिफरेंट तरीके से जिया था। बट जब आप अपने पेशेंट का इलाज करते हैं और आपको पता है कि अब ये क्योंकि जो पेशेंट को खड़ा करने की खुशी होती है वो तो मैं आप आई एम श्योर वो तो एक अलग होती है, लेकिन जब आपको पता है कि मैं इसकी हेल्प नहीं कर पा रहा, तो उस फ्रस्ट्रेशन को जो हमने उस फिल्म में देखी थी, आपको भी इस प्रकार से अनुभव हुए हैं कि जब आपने सब कुछ किया और यू आर नॉट एबल टू? बिल्कुल, आई थिंक जो उस पिक्चर में वो एक यंग अमिताभ बच्चन का किरदार है, मैं उससे आई थिंक मैं उसमें अपने आप को देखता हूँ। इनफैक्ट मेरे ख्याल से हर डॉक्टर अपने आप को उसमें ज़रूर देखता है, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे पेशेंट ज़रूर हैं जिनके अंदर हमने अपना बेस्ट दिया और हमें हमें पता रहता है कि बेस्ट देने के बावजूद हम मदद नहीं कर पा रहे। बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है सर। जी। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज ये वो चीज़ वहाँ हिट करती है जहाँ पे आप उस इंसान को जब वो न्यूज़ दे रहे होते हैं, तो वो इंसान, उसकी पूरी फैमिली, आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने कि क्या हो रहा है। हाँ, मान लें किसी का सर पैर कभी एक्सीडेंट में कट गया, वो चल नहीं बिल्कुल पाएगा या बिल्कुल उसको अब बैसाखी बिल्कुल। लेना पड़ेगी, तो इस या प्रकार बोन से कैंसर्स का जैसे कभी हम करेक्ट। डायग्नोसिस देते हैं, कोई मेटास्टैटिक कैंसर है, कोई रिकरेंस हो गया कैंसर का, वो बड़ी दुखदाई न्यूज़ है सर। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट कई कई दिन ऐसा होता है जैसे हम रात को परेशान रहते हैं, लिटरली आप परेशान रहते निकल नहीं पाते इमीडिएटली हैं, उससे, नहीं बिकॉज निकल सकते आपको नहीं, हैं। हमको कई बार लगता है डॉक्टर इनको तो रोज का लगता होगा, बट बिल्कुल, ऐसा है नहीं। इट इज़ नॉट, एंड इट इमोशनल अफेक्ट्स यू अटैच इमोशनली। हो जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए मेरे ख्याल से हर डॉक्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी फैमिली की स्टेबिलिटी और उसकी फैमिली का सपोर्ट। ओके। यू नो, आई थिंक आई कैन नॉट थैंक माई पेरेंट्स, माई इन लॉज एक्चुअली, वो भी जयपुर में ही रहते हैं। मेरे ग्रैंड फादर हैं जो अभी 98 ईयर्स के हैं। ही इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। मैं जब बहुत परेशान होता हूँ उनसे बात करता हूँ। माई वाइफ हु इज़ अ डॉक्टर, माई बोथ डॉटर्स, मेरा ब्रदर है बॉम्बे में, मेरे सबसे बात करता रहता हूँ। आई थिंक आई एम वेरी लकी। किसी भी डॉक्टर के अगर फैमिली लाइफ में इशू है ना सर, वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ओके। तो आपकी फैमिली स्टेबल है, आपका फैमिली सपोर्ट पूरा है, आपको मन में शांति तभी मिलती है, तभी आप ऐसी, जब आप खराब न्यूज़ किसी पेशेंट को देते हो तो आप उससे भी तभी उबर पाते हो जब आपको पता है कि हाँ ठीक है, कोई है हु इज़ वॉचिंग एंड लुकिंग आफ्टर यू ऑल्सो। ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक द रोल ऑफ फैमिली इज अंडरस्टेटेड सर। क्या होता है, हर प्रोफेशन में, मैं कहता हूँ आपके प्रोफेशन में भी, हर आदमी को अंबानी जी दिखेंगे, अंबानी जी की फैमिली नहीं दिखेगी। जी। हर आदमी को एक मूवी स्टार देखेगा, मूवी स्टार के पीछे की फैमिली नहीं दिखेगी।
कोई टॉप क्लास डॉक्टर में सर टॉप क्लास डॉक्टर दिखेगा, उसके पीछे की फैमिली नहीं दिखेगी। आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी अगर आदमी टॉप पे पहुंचा है तो वो बिना फैमिली के नहीं पहुंच सकता। ओके। या तो दूसरा सर, जो मैंने खुशी की बात करी थी, तो आपको सबसे ज़्यादा मैं पूछूं कि खुशी कब होती है, मतलब while treating your patients, when you feel more happy और satisfied, मैं जैसे दुख बहुत का तो बताया आपने मेरे हाँ को, हाँ, मैं बहुत खुशियाँ कब फॉर्चुनेट कब हूँ सर होती इस हैं? मामले क्योंकि में। सर मैं इसलिए या पूछ रहा हूँ, आपके पास पेशेंट हर प्रकार के आते हैं बिल्कुल बिल्कुल और सब दुखी परेशान होते हैं, कई बार बिल्कुल कुछ दूसरे डॉक्टर्स के वाले भी आते होंगे, बिल्कुल। तो वो स्टेजेस क्या क्या होती हैं और आपको कब सेटिस्फेक्शन अच्छा लगता है कि मैंने इसको सेटिस्फाई किया, उसका इलाज किया, कि हाउ यू। सर इस मामले में अपने आप को बहुत लकी कंसिडर जी। करता हूँ, क्योंकि मेरे खुशी के थ्रेशोल्ड्स जो हैं वो बड़े अच्छे से सेट हो रखे हैं। ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया और पेशेंट बहुत अच्छा चला तो ही मैं खुश हूँगा, नहीं। छोटे से दर्द का भी पेशेंट अगर मेरे को आके ये बोलता है कि साहब आपने मुझे बस ये 5 कसरत बताई, मैं ठीक हो गया, या डॉक्टर साहब मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, आपने 2-3 चीज़ें बताई, मैं उससे ठीक हो जी। गया, मेरे लिए वो ज़्यादा बड़ी खुशी है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट को यही बोला, देखिए सर्जन का काम है अच्छी सर्जरी करना, राइट? फाइटर सर। पायलट का काम है फाइटर प्लेन राइट सर। उड़ाना, ठीक है? सो अच्छा सर्जन वो नहीं है जो सर्जरी अच्छी करता है। आई थिंक द बेस्ट सर्जन इज द पर्सन हु कैन प्रिवेंट अ सर्जरी फॉर हिज पेशेंट। ओके। सर्जरी बचाना सर्जरी करने से ज़्यादा बड़ी चीज़। ओके। सो मैं ज़्यादा खुश इस मामले में होता हूँ कि हाँ, मैं अगर किसी की ऐसी सर्जरी थी जो ग्रे जोन में थी और मैं उसको बचा दिया, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी हैप्पी। ओके, तो मतलब साधारण लैंग्वेज में आप ये कह रहे हैं कि अ, आपके प्रोफेशन में सब नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि छोटे से में आता है कि जी सर्जरी होगी जी अब तो, बट आप चाहते हैं कि उसको अवॉइड करें, और यदि वो बिल्कुल सक्सेसफुली होती है बिल्कुल कि नहीं करना पड़े, यदि ट्रीटमेंट से शुरू हो जा रहा है दवाई से या कसरतों बिल्कुल। से, तो इट कैन यू मोर हैप्पीनेस। बिकॉज देखिए उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, जो मैंने 20 साल इस सब्जेक्ट में इन्वेस्ट किया है, मैं शरीर को समझा हूँ। ओके। अगर मैंने किसी की सर्जरी को बचा पाया, इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि उसको प्रॉब्लम क्या थी, उसके पीछे पैथोलॉजी का प्रोसेस क्या था, और मैं उसको सबवर्ट कर पाया, ओके। तो सर्जरी दैट्स बच इट। गई। ओके। सो क्योंकि सर्जरी करना तो देखिए इट्स अ स्किल, है ना? ओके। एंड ऑब्वियसली एनीबॉडी हुज बीन डूइंग 20 इयर्स ऑफ सर्जरी, इट इज देयर इज नो मैजिक, ओके। है ना? आप इतने साल से एक प्रोफेशन में जी। काम कर रहे हैं, यू आर एन एक्सपर्ट एट इट, ओके। एवरीबॉडी बिकम्स एन एक्सपर्ट, ओके। बट आई थिंक इट इज प्रिवेंटिंग अ सर्जरी व्हिच गिव्स मी मोर हैप्पीनेस। ओके। दूसरा सर, एक चीज़ और बताइए हमें कि अभी आपने कहा शरीर को समझने वाली बातें, सर हमको कई बार इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं जो समझ में आती हैं या पढ़ी हमने, कि उनके नाम बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे टेनिस एल्बो, जी फ्रोजन शोल्डर, तो ऐसे कौन कौन सी सर ये टेनिस एल्बो क्या होता है, मतलब टेनिस का एल्बो से क्या लेना देना? सो इनफैक्ट ये बेसिकली मुझे भी हुई थी, मेरा ट्रीटमेंट आपने सक्सेसफुली किया था, आज मेरे बिल्कुल दर्द नहीं है। राइट, सचिन के भी शायद हुआ था सिमिलर काइंड ऑफ एग्जैक्टली। प्रॉब्लम। सबसे तो फनी बात ये है कि सर टेनिस एल्बो में मैंने जितने मरीज आज तक देखे हैं अपने ओपीडी में, उसमें सबसे कम टेनिस प्लेयर ही होते हैं। अच्छा। सो टेनिस एल्बो एक कंडीशन है जो ओवर यूज कंडीशन है, और जो अपनी कलाई को ऐसे ऊपर मूव करने वाली जितनी ओके। मसल है वो सारी एक बोनी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ओके। तो वहाँ ओवर यूज की वजह से जब इंजरी होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग टेनिस एल्बो बोलते हैं। ओके। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो समय समय पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट डॉक्टर्स ने उनको दे दिए। वो ज़रूरी नहीं है कि उसी स्पोर्ट के हों। ओके। जैसे मैंने आपको बताया टेनिस एल्बो मैंने सबसे कम टेनिस वालों में ही देखा है। गोल्फर्स एल्बो जो उसके ठीक विपरीत होता है। तो गोल्फर एल्बो भी होता हाँ, है? मैंने आज तक एक गोल्फर नहीं देखा जैसे गोल्फर्स एल्बो, लेकिन रोज 2 पेशेंट गोल्फर्स एल्बो के जरूर दिख जाते हैं। सो इट इज इंटरेस्टिंग। व्हाट अबाउट सर फ्रोजन, मतलब इस हिंदी में लग रहा है कि कंधा जम गया, हाँ, फ्रोजन सो शोल्डर। देखिए आपके शरीर में इकलौते एक जोड़े जो 360 डिग्री घूम सकता है, इट्स ओके। योर शोल्डर जॉइंट। नाउ द एडवांटेज इज दैट इट इज अ वेरी मोबाइल लाइक जॉइंट। जब हम लोग बॉलिंग करते हैं तो पूरा बिल्कुल घूम रहा है, दैट्स व्हाट बिल्कुल इट इज? बिल्कुल, एवरी ओके। टाइम लुक एट दिस, यस। दिस इज द ओनली जॉइंट। बट द पॉइंट इज कि वो तभी ऐसे घूम सकता है जब आपकी कैप्सूल में एक रिडंडेंसी हो, ओके। एक्स्ट्रा कैप्सूल हो जो समय आने पे खिंच सके और आपके हाथ को घुमा सके। जिन पेशेंट्स में वो कैप्सूल चिपक जाती है, स्पेस कम कर देती है, वहां पे शोल्डर का मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो बड़े ओके। आसान शब्दों में इसी फ्रोजन शोल्डर बोलता ओके। है। या अच्छा सर, आपसे दो तीन चीजें फटाफट पूछते हैं, देखें आप जवाब बिल्कुल। फटाफट दे पाते हैं कि दे पाते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट। राइट, मैराथन या ओटी? मैराथन या ओटी? मैराथन या ओटी? ओटी एनी डे। या नी सर्जरी या 21 किलोमीटर की रन? नी सर्जरी। मॉर्निंग रन या लेट नाइट सर्जरी? मॉर्निंग रन। चीट मील या स्ट्रिक्ट डाइट? चीट मील। पेशेंट रिकवरी या पर्सनल बेस्ट टाइमिंग?
पेशेंट रिकवरी या पर्सनल बेस्ट टाइमिंग? हाँ मतलब Patient पेशेंट रिकवरी या पर्सनल टाइम आपका पेशेंट important रिकवरी। है? ओके। सर और हमारे दर्शकों को आप कुछ बताना चाहेंगे ओवरऑल आपके प्रोफेशन के बारे में? तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सर देखिए, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। और आई जो थिंक नए नए डॉक्टर्स बनना चाहते हैं और खासकर ऑर्थोपेडिक्स और जो आपने स्पोर्ट्स की बात करी, मेरा एक क्वेश्चन और था यहाँ से जो मैं मिस कर रहा था कि आज की तारीख में सर बहुत सारे इवेंट्स होने लगे हैं, जैसे हमारे आईपीएल हो रहा है, टेनिस के भी हो गए, कबड्डी के भी हो गए, और आप उस फील्ड से भी हैं कि जहाँ आपने स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज किए, तो मुझे लगता है लोगों के लिए एक और ऑप्शन भी है यंगस्टर्स के लिए, खासकर जिसको हम फिजिकल थेरेपिस्ट जिसको बोलते हैं, जो हमारे होती है, तो बिल्कुल उसमें भी कैरियर ऑप्शन अच्छे हैं आज की तारीख में सर। बहुत। इनफैक्ट मैं हर पेशेंट को एक चीज फिजियोथेरेपी जो प्रॉपर नेम है, फिजियोथेरेपी। सी आई हैव अ टीम ऑफ 34 फिजियोथेरेपिस्ट। मेरे जो इन योर टीम? इन माय टीम मेरे जो चीफ फिजियो उनका नाम तौफीक है। हॉस्पिटल में डॉक्टर मितेश हैं, पहले डॉक्टर पुनीत है, एक बहुत अच्छी फिजियो हैं ज्योति है, अमित है, वेरी गुड फिजियोथेरेपिस्ट। मैं हर इंसान को एक ही चीज़ बोलता हूँ, एन ऑर्थोपेडिक सर्जरी इज ओनली एज गुड एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। ओके। हमारा काम, हमें देखिए बहुत सारी जो वाहवाही मिलती है ना, वो वाहवाही एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट की होती है, क्योंकि हमने तो सर्जरी करके पेशेंट उन्हें थमा दिया। जी। रिकवरी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट जॉब। सो आई थिंक फिजियोथेरेपिस्ट हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले। ओके। फिजियोथेरेपिस्ट का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है इस देश के अंदर। ओके। कितने सारे पेशेंट हैं, है ना, कितने सारे। भारत देश से ज़्यादा कोई पॉपुलस कंट्री नहीं है। ऑल ऑफ अस, आई वुड ऑल्सो रिक्वायर फिजियोथेरेपी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो अगर आप अपने काम को पैशनेटली कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं, और यही चीज़ मैं सारे यंग डॉक्टर्स को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, नॉट ओनली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, ऑनेस्टी। You should be able to stand in front of the mirror and answer yourself. क्या उतना न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर आपकी भी कोई शपथ ली जाती है जो आपने हमारे पुलिस में ली जाती है, डॉक्टरों की भी शपथ होती है कि मैं बिना द्वेष के इलाज करूंगा? शपथ होती है, हिपोक्रेटिस ओथ होता था, आजकल दूसरी शपथ है। अनफॉर्चुनेटली मुझे आइडिया नहीं है उसका बहुत ज़्यादा। बट देखिए, आई थिंक सबसे बड़ी शपथ वो है जो आप अपने आप को शीशे में खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हैं, जी। और हर इंसान को पता है ना। तो अगर आप अपने शीशे में अपने प्रतिबिंब को देख के और उसकी आंखों में आंखें डाल के अपने आप को बोल सकते हैं, यस आई एम अ गुड मैन एंड आई एम डूइंग अ करेक्ट थिंग, उससे बड़ी शपथ कोई नहीं है दुनिया में। ओके। एंड आई थिंक दैट स्टैंड्स ट्रू फॉर एवरी प्रोफेशन एक्चुअली, नॉट ओनली मेडिसिन। हाँ सर, हमें थोड़ा इस नए सेटअप के बारे में और बताइए कि इसका नाम जो रखा था वो क्या रखा, क्यों रखा, और ये सेटअप आपने काफी समय से हुआ फाइनली हो गया है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। सो बड़ा यहाँ इंटरेस्टिंग क्या है। चेंज किया आपने सेटअप में पुराने सेटअप से? हाँ, सो मेरा जो पुराना सेटअप था वो आपने जैसे देखा, सो इट वाज अ 3 रूम कॉन्सेप्ट। उसके अंदर मैं पिछले 10 साल, 10.5 साल एक्चुअली मैंने उस क्लिनिक में निकाले। बट ऑब्वियसली जैसे मेरी प्रैक्टिस बढ़ी, वो छोटा पड़ने लग गया था, और कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो मेरे को लगता है मेरे पेशेंट्स को मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अ क्लीन टॉयलेट, ओके। यू नो, वेल लाइटेड रूम, ओके। कंफर्टेबल सीटिंग। सो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वही मैंने जो इधर कॉन्सेप्ट में रखा, मैंने अपने आर्किटेक्ट साहब से एक ही रिक्वेस्ट किया था कि ये क्लिनिक जैसा नहीं दिखना चाहिए। ओके। सो इट शुड लुक लाइक अ प्लेस विच हैज़ अ पॉजिटिव वाइब। एंड हमारे आर्किटेक्ट है मोहित अग्रवाल साहब और प्रीति अग्रवाल जी, उन्होंने इसमें इतना बेहतरीन काम किया है जो आप देख सकते हैं। जो भी पेशेंट, जहाँ तक मेरे को फीडबैक मिला मेरे पेशेंट से, सब यही बोलते हैं कि सब दिस प्लेस हैज़ अ वेरी पॉजिटिव वाइब। तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ अंदर आने के बाद में लगे हाँ ठीक है, यहाँ सब ठीक हो ही जाएगा। ओके। सो ये कॉन्सेप्ट है काम। व्हाट अबाउट नेम? नाम भी सो बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने इसका नाम अद्वैता रखा है। जी। ये नाम मेरे को और मेरी बड़ी डॉटर है अमेया, हम दोनों को एक साथ ही सूझा था। ओके। मेरा कॉन्सेप्ट ये था, अद्वैता मीन्स नॉन ड्युअलिटी, है ना, ओके। ब्राह्मण इज वन, ओके। ऐसा करके है। सो मेरे लिए अद्वैता का मतलब ये है, दिस क्लिनिक एंड आई एम यू नो वी आर वन। ओके। आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम द क्लिनिक इज नॉट सेपरेट फ्रॉम मी। ओके। सो मेरे को लगता है कि ये एक जीता जाता ब्रीदिंग लिविंग बीइंग है, ओके। और मैं इसी का हिस्सा हूँ और ये मेरा हिस्सा है। तो इसके रोम रोम में मैं हूँ, मेरे रोम रोम में ये है। तो इससे क्या होता है, वो बस मेरे पैशन को एक नाम देने का जरिया था मेरे लिए। जी जी। सो बिकॉज आई थिंक आप मेरे को यहाँ पूरे 24 घंटे बैठा सकते हैं। आई एम एट होम। ओके। सो सर यू आर एक्सेसिबल एट 24 आवर्स व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ कोई किसी को प्रॉब्लम होती है, इंजरी होती है? माई फोन इज always on 24/7. My phone will be on whether I am in India, whether I am outside India, wherever I am.
बिकॉज आगे देखिए 2013 the first surgery I did in Jaipur, the first knee replacement I did in Jaipur was 19th May 2013. वो इंसान भी आज तक मेरे टच में है, जी ठीक है। मैं उनके बच्चों की शादी में गया हूँ, उनको अभी भी कोई तकलीफ होती है तो वो बेझिझक मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी चेंज नहीं हुआ है। ओके मेरे को लगता है वो मेरा सौभाग्य है। ओके अगर मैं इतने सारे लोगों की ज़िंदगी में कुछ छोटी छोटी चेंजेस कर पाया हूँ और वो मेरी वजह से अगर ठीक हो पा रहे हैं तो वो मेरा सौभाग्य है। एंड आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन दैट गुड लक फॉर माई सेल्फ। ओके तो इसलिए माई फोन इज ऑलवेज ऑन। ओके। तो सर चलते चलते छोटा सा सवाल है, अगेन सर फिल्म से रिलेटेड है, कि जब किसी पेशेंट को दिक्कत वगैरह आती है और आपके यहाँ आता है तो कोई फॉर्म तो नहीं भरना पड़ता? फॉर्म तो भरना पड़ता है बट वो सचिन भरवाता है। अच्छा Right. चलिए सर, थैंक यू सो मच, it was a आपने pleasure. सर आदित्य इतना समय दिया सर मेरे को। नहीं बट आई एम सो ग्लैड, यू नो यू आर एन अमेजिंग पर्सन। मैं आपको बहुत समय से दिखता तो था ही कॉल जी। में, बट मेरे हिसाब से पर्सनली आप एक मिसाल हैं फिटनेस में खुद। यू नो नहीं यू आस्क मी थोड़ा क्वेश्चंस अबाउट चीट वीट करने फिटनेस। लगे आजकल, तो कभी कभी दिक्कत होती थोड़ा है। बहुत चीटिंग तो हम सभी करते हैं, Okay. बट आई थिंक यू नो यू आर वन ऑफ द फिटेस्ट पर्संस आई सीन एटलीस्ट इन द नियर बाय नहीं प्लेस। थैंक यू सो मच सर, आई वर्क मोर, आप मुझे एडवाइस करते रहते तो मैं करता रहता हूँ। Right. तो सर ये थे आदित्य सोरल सर, जो आपने देखा, उनकी पूरी जर्नी देखी, और आई एम श्योर कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो अब सर को और अच्छे से समझेंगे, और जितने भी लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, इस चैनल के लिए सर कुछ बोल दीजिए। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा चैनल है, ऑल ऑफ यू मस्ट फॉलो दिस। मैंने सर के बाकी इंटरव्यूज भी देखे हैं, कुछ बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू हैं। जी। एक म्यूजिक वाला इंटरव्यू है सर, जी। एक आपने वो भगत जी का भी इंटरव्यू जी। जो देखा था मैंने। बहुत सारी देखिए ऐसी चीज़ें जो इनफैक्ट खासतौर पे जयपुर में लोग हैं, आप भी अचंभित होंगे कि जयपुर में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जिसका हमें आइडिया ही नहीं है। और मेरे को लगता है सर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आपके माध्यम से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आजकल की फास्ट ट्रैक जिंदगी में खो गई हैं, उनको आप वापस मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करो। दैट्स अ कमेंडेबल जॉब। सर हमारे जूम जो चैनल का नाम ही जूम जिंग है। जूम मतलब सर अपनी लाइफ को थोड़ा बड़ा करना, और जिंग मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा स्पार्क लाना, बस। जॉय लाना, हैप्पीनेस लाना। बिल्कुल। तो इंस्पायर्ड होते रहिए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बाय।